हेलो डिएवियंस, चलिए सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 2 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि बोर्ड्स एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इसको परचेज करने के लिए यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप हमारे वेबसाइट www.davguru.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में मेनली हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। रिसोर्सेज क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। रिसोर्सेज उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिसकी मदद से हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं और अपने लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। और जो रिसोर्सेज नेचुरली हमारी धरती पर पाए जाते हैं उन्हीं को नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन हमें मेनली 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है लैंड, दूसरा सॉइल और तीसरा वाटर। हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, क्योंकि अर्थ इकलौता ऐसा नोन प्लेनेट है जिसपे लाइफ मौजूद है। हमारे अर्थ को 4 अलग अलग स्फीयर्स में बांटा जा सकता है, जिसमें कि एक है लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर और चौथा बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ के उस भाग को कहते हैं जिसमें कि धरती आती है, यानी कि जमीन आती है, लैंड। एटमॉस्फेयर धरती के उस भाग को कहते हैं जहाँ पे हमारा वातावरण आता है, एयर आता है। हाइड्रोस्फीयर धरती के उस भाग को कहते हैं जिसमें कि पानी आता है, जैसे कि समुद्र हो गए, जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गए। और बायोस्फीयर का पार्ट हो गए हम लोग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब बायोस्फीयर का हिस्सा हुए। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द सर्फेस इज लैंड वाइल 70% इज वाटर। हमारी धरती 70% तो पानी से ही ढकी हुई है, वाटर बॉडीज से, और बाकी का जो 30% है वही बस लैंड बचा हुआ है। अब सबसे पहले हमें इसी लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। लैंड इज अ फंडामेंटल नेचुरल रिसोर्स फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। लैंड को फंडामेंटल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि अगर जमीन ही नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा। अगर धरती ही नहीं होगी तो बाकी का रिसोर्स कोई काम का होगा क्या? नहीं। धरती पर ही मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जैसे कि खेती भी धरती पर की जाती है, घर भी हम लोग धरती पर ही बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी धरती पर होता है और इंडस्ट्रीज भी धरती पर ही लगता है। अब हमें समझना है कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इज कॉल्ड द लैंड यूज पैटर्न। अगर आप किसी भी कंट्री को देखें तो उसका जो ज़मीन है उसका केवल और केवल एक ही इस्तेमाल नहीं होता है, उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। कहीं पर खेती होता है, कहीं पर फैक्ट्री बनता है, कहीं पर लोग रहते हैं, कहीं पर तालाब है, कहीं पर समुद्र है। तो इस तरह से मल्टीपल यूजेस होते हैं लैंड के, और इसी को हम लोग कहते हैं लैंड यूज पैटर्न। और किसी कंट्री का क्या स्थिति है, वो कितना डेवलप्ड है, कितना अंडर डेवलप्ड है, हमें उसके लैंड यूज पैटर्न से भी पता चलता है। दूसरा हमें समझना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज। अगर आपको ज़मीन का इस्तेमाल करना है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर ये डिपेंड करता है कि वो ज़मीन यूज़ करने लायक है या नहीं। तो 2 मेन फैक्टर्स है, एक है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आता है रिलीफ फीचर्स, जिसको टोपोग्राफी कहते हैं, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, मिनरल अवेलेबिलिटी। और ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स। इन दोनों फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर फैक्ट्री लगाना है, तो आप इन दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि फैक्ट्री लगाने लायक ज़मीन है कि नहीं, कहीं वहाँ पे पहाड़ तो नहीं। अगर पहाड़ होगा तो फिर फैक्ट्री कैसे लगेगा? फैक्ट्री लगाने के लिए रिलीफ फीचर कैसा होना चाहिए? तो प्लेन ज़मीन होना चाहिए, वो पहाड़, वहाँ पे माउंटेन नहीं होना चाहिए। सॉइल टाइप से तो कोई लेना देना नहीं है, मिट्टी कैसी भी हो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। क्लाइमेट से थोड़ा मोड़ा लेना देना है, वो आपको देखना पड़ेगा। मिनरल्स अवेलेबल है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो ह्यूमन फैक्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं रहते। पॉपुलेशन डेंसिटी को आपको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि नहीं, ये भी आप देखेंगे। उसी तरह से सोशल रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ आप फैक्ट्री में बना रहे हैं आसपास के जगहों में रिक्वायरमेंट उसका है कि नहीं, ये भी आप देखेंगे। तो इस तरह से इन दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको वो ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। अगला है लैंड मैनेजमेंट। धरती हमारे लिए एक रिसोर्स है, इसीलिए इसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। लैंड मैनेजमेंट ये कहता है कि 33% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया शुड आइडियली बी अंडर फॉरेस्ट कवर। मतलब पूरे दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उसका 33% एरिया जो है उस पर फॉरेस्ट होना ही चाहिए। लेकिन करेंटली अभी कितना फॉरेस्ट है? 31.6% एरिया पर ही फॉरेस्ट है। मतलब जंगल लगाना अभी हमारे लिए हाई प्रायोरिटी में होना चाहिए। अगर हम इसको इंक्रीज नहीं करते हैं तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होगा, बहुत सारे एनिमल्स विलुप्त होने लगेंगे और अल्टीमेटली हमारे ऊपर भी उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। लैंड एक रिसोर्स है तो इसका कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टू डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन एंड इनकरेज एफॉरेस्टेशन। हमारे लिए जरूरी है कि डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए।
टू इंश्योर सस्टेनेबल लैंड यूज, ताकि सस्टेनेबल तरीके से हम लोग धरती का इस्तेमाल कर सके। लैंड के बारे में पढ़ लिए, अब हमें दूसरी रिसोर्स के बारे में पढ़ना है जो कि है सॉइल। सॉइल इज द लूज सरफेस मटेरियल ऑफ द लिथोस्फीयर। सॉइल पाया कहाँ जाता है, तो लिथोस्फीयर में पाया जाता है, यानी कि जमीन पर ही सॉइल पाया जाता है। कंपोज्ड ऑफ ह्यूमस। सॉइल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें कि ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर होता है। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उसका जो सड़ा गला टुकड़ा होता है वही ह्यूमस कहलाता है, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिट्टी में ह्यूमस होता है एंड रॉक पार्टिकल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। पत्थर के टुकड़े भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। इट इज़ वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सपोर्ट्स वेरियस लाइफ फॉर्म्स। ये खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है सॉइल, और अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स भी इसमें पाए जाते हैं। बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वॉर्म्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। वो सब भी हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। हमारे नेचर में मिट्टी 24/7 बनते रहता है, हमेशा मिट्टी का फॉर्मेशन होते रहता है। और मिट्टी किस तरह की बनेगी ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कि सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक। आपको पता है कि मिट्टी बनती है पत्थरों के टूटने से, और वो जो पत्थर होता है ना उसी को पेरेंट रॉक कहते हैं। पेरेंट रॉक कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी का कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, और उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक सॉइल जो होता है वो लावा रॉक के टूटने से बनता है। जब लावा रॉक का वेदरिंग होता है समय के साथ, तब जाकर जो मिट्टी बनती है उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। टोपोग्राफी पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। जैसे कि अगर आप स्टीप स्लोप वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पे ऐसे करके पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे मिट्टी का जो लेयर होता है ना वो काफ़ी पतला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लेन्स में जाएंगे, जैसे समतल जमीन में जाएंगे, तो वहाँ पे मिट्टी का लेयर जो होता है काफ़ी मोटा आपको देखने को मिलेगा। तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है, दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंडा, रेनफॉल अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से पत्थरों का वेदरिंग का जो स्पीड होता है, रेट होता है, वो बढ़ जाता है। पत्थर जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं और ह्यूमस का फॉर्मेशन भी तेज हो जाता है। अगला है वेजिटेशन कवर। अगर वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा तो मिट्टी का फॉर्मेशन तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ना उसके रूट्स पत्थरों के गैप्स के बीच में ग्रो करने लगते हैं और उस पत्थरों के गैप को बड़ा करने लगते हैं, जिससे कि पत्थरों का वेदरिंग तेज हो जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। साथ ही साथ प्लांट्स जो होते हैं जब मर जाते हैं तो वो मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर हो गया जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम जितना ज़्यादा लगेगा सॉइल उतना ही अच्छा बनेगा। सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप अ मेच्योर फर्टाइल लेयर। एक पतली सी मिट्टी की लेयर जो आप देखते हैं, इस पतली सी लेयर को बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं। इतनी मिट्टी अगर बह गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमें सॉइल कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, मिट्टी को बचा कर रखना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल इरोजन यानी कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय वाटर, विंड और ह्यूमन एक्शन इज मेजर कंसर्न। प्रिवेंशन मेथड्स इंक्लूड। ये जो सॉइल इरोजन है ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो टॉप सॉइल है, जो हम आपको बताए पतली सी मिट्टी की लेयर है जो कि उपजाऊ होती है, अगर ये बह गई तो हम लोग इस पर कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे। इसके नीचे की जो मिट्टी है ना वो उपजाऊ नहीं होती है। इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय है कि एफॉरेस्टेशन कीजिए। जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा जड़ फैलेंगे मिट्टी में, और जड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, उसको बहने नहीं देते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? अगर कहीं पर डिजर्ट एरिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आसपास में पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने के कारण क्या होगा? जब हवा बहेगी तो वो पेड़ से टकराकर स्लो हो जाएगी और वो डिजर्ट की जो धूल होती है उसको उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी। इससे क्या होगा? इससे सॉइल इरोजन रुकेगा। तीसरा है टेरेस फार्मिंग एंड कंटोर प्लोइंग। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग किया जाता है, यानी कि इस तरह से टेरेस बना दिए जाते हैं स्टेप्स के तरह, और वहाँ पे प्लॉइंग जो किया जाता है ना इस तरह से किया जाता है, इस डायरेक्शन में। आप इन दोनों वर्ड्स को एक बार गूगल कीजिएगा, आपको इमेज दिख जाएगा। इस तरह से प्लॉइंग किया जाता है और टेरेस फार्मिंग किया जाता है। इससे क्या होता है? जब बारिश होती है तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं बह पाता और मिट्टी बहकर कटकर नहीं जा पाती है। तो ये करके भी हम लोग मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं और सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। अगला है क्रॉप रोटेशन एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन आपको पता है कि एक ही फसल बार बार हमें नहीं लगानी चाहिए। अगर एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। और स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? अगर इतना बड़ा लैंड है तो हम लोग यहाँ पे एक फसल, यहाँ पे दूसरा फसल, यहाँ पे एक फसल, यहाँ पे दूसरा फसल, इस तरह से लगाने से भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। तीसरा रिसोर्स है वाटर। अब हमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है।
अर्थ इज ए वाटरी प्लेनेट, जहाँ पे 70% जो अर्थ का हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पानी को बर्बाद करना चाहिए, अभी आधा ही इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, आगे देखिए। अब ये 70% हिस्सा जो पानी से ढका हुआ है, इसमें 97% तो सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है। उसको तो हम लोग खेतों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और पीने के लिए तो कर ही नहीं सकते। अब ये 90% तो एक तरह से हमारे लिए लेस यूज़फुल हो गया। बाकी का जो बचा हुआ 3% है वही फ्रेश वाटर है, यानी कि उसी को खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी को पिया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 3% भी पूरा का पूरा पीने लायक या खेतों में इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इस 3% वाटर में देखिए किस तरह से ब्रेकअप है। 3% में 2% तो आइस कैप्स में प्रेजेंट हैं। पहाड़ों के ऊपर देखते हैं ना, ऐसे करके बर्फ जमा रहता है, उसी को आइस कैप कहते हैं। और ग्लेशियर, जो बर्फ का बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो 2% फ्रेश वाटर तो वहीं पे है, उसको तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 0.68% जो है वो ग्राउंड वाटर है, इसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। 0.68%, 100% में से मात्र 0.68%। और जो बचा हुआ 0.32% है वो पानी लेक्स में है, रिवर्स में है और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट है। इसको हम लोग एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरह से ये जो 0.68% है ना, यही हम लोग ग्राउंड वाटर जो है इसी को हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं और उसको भी प्यूरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह का ग्राउंड वाटर डायरेक्टली पीने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल को ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से एकदम कहानी लिख सकते हैं। क्या होता है वाटर साइकिल में? तो वाटर बॉडीज से वाटर का इवेपोरेशन होता है सनलाइट के कारण, सन के हीट के कारण। ऊपर जाने के बाद वही कंडेंस होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। क्लाउड्स इधर उधर मूव करते हैं हवा के कारण, और उसके बाद कहीं पर जाकर जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो बारिश होने लगती है, जिसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ये बारिश अलग अलग वाटर बॉडीज़ को भर देता है और उस वाटर बॉडी से अल्टीमेटली पानी कहाँ जाता है? फिर से समुद्र में चले जाता है। तो इसी को हम लोग वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर गंदी क्यों होती है? वाटर क्वालिटी इज डिग्रेडेड बाय अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर जो निकलता है, अगर उसको बिना ट्रीट किए, बिना उसको साफ किए अगर नदियों में भेज दिया जाए, तालाब में भेज दिया जाए या समुद्र में भेज दिया जाए, तो वो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर देती है। इससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड। ये सब भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। ऐसा रिवर वैली प्रोजेक्ट जिसका मल्टीपर्पज़ हो, यानी कि बहुत सारे यूज केसेस हो, उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब देखिए, जब डैम बनाया जाता है और उससे इरिगेशन भी किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है और फ्लड कंट्रोल भी किया जाता है, तो उस डैम को हम लोग क्या कह सकते हैं? मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि हीराकुंड डैम जो है इंडिया में है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। असवान डैम इजिप्ट में है और हूवर डैम यूएसए में है। इतना सारा इसका फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा। डिसएडवांटेजेस में आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं कि इससे हमारा इकोलॉजिकल डैमेज होता है, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। जहाँ पे ये डैम बनता है, अगर वहाँ पे किसी का घर है तो उसको हटना पड़ता है वहाँ से, और जंगलों का भी लॉस होता है। अगर कहीं पर डैम बनेगा तो पानी बहुत ऊंचाई तक जमा होगा ना, और आसपास में अगर कहीं पर जंगल है तो वो जंगल सब डूब जाएंगे। तो इस तरह से फॉरेस्ट का भी लॉस होता है। अंतिम टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन मेथड। वाटर भी हमारे लिए रिसोर्स है और इसको भी कंजर्व करके रखना, बचा के रखना जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर का स्कार्सिटी हो जाएगा। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, कंजर्वेशन इज क्रिटिकल। कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है और रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? अगर हम लोग रेन वाटर को कैप्चर कर ले और उसको स्टोर कर लें, उसको बहने न दें, तो इसी को कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा सा टैंक बना सकते हैं और बारिश का पानी जब भी आएगा तो वो उस टैंक में स्टोर हो जाएगा और उस पानी का अलग अलग तरह के से इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटर को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं यूजिंग ट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर फॉर सेकेंडरी पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस है, जैसे कि खेती में हमें पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है, वॉशिंग में इस्तेमाल करना पड़ता है, गाड़ी को धोने के लिए। तो अगर हम लोग वाटर को रिसाइकल करके, घर से अगर पानी का इस्तेमाल होके जो पानी निकलता है उसको रिसाइकल करके हम लोग इन कामों में यूज़ करें, तो उससे भी पानी को हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न इरिगेशन। अलग अलग तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग पानी को बचा सकते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद बूंद पानी गिरती है, सीधे पौधे के जड़ तक पानी जाती है, इससे पानी बचेगा। दूसरा स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है?
पाइप के थ्रू पानी जाता है और स्प्रिंकलर ऐसे घूमता है और पानी जो है ऐसे ऐसे घूम के पूरे खेत में स्प्रे हो जाता है, तो इससे भी पानी बचता है। और लास्ट है पब्लिक अवेयरनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मतलब हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो फ्रेश वाटर आप यूज़ कर रहे हैं ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, आपको इसे बचा कर यूज़ करना चाहिए। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएगा, इसको परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने का लिंक यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन में है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।